हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 41 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न सरकार और रोजगार सृजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करना था। कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नकदी के रूप में सहायता और पैसे के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में सहायता प्रदान की गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 के दौरान शुरू की गई थी, जिसे 1980 में लागू किया गया था और यह 1999 तक जारी रहा। इसके बाद IRDP को 5 अन्य योजनाओं के साथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पुनः स्थापित किया गया। इस योजना के तहत नकदी के रूप में सहायता और मुद्रा के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में सहायता प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा को पार करने में सहायता करने के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यह योजना 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कें और पेयजल में गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा। भारतीय निर्माण योजना की शुरुआत 16 सितंबर 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस योजना के 6 घटक हैं, ग्रामीण आवास, सड़क, सिंचाई, विद्युतीकरण, पेयजल और ग्रामीण दूरसंचार।
अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना इनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन मजदूर। आम आदमी बीमा योजना इनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है, जो निम्न है। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को लॉन्च की गई। आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को आपस में मिलाकर 1 जनवरी 2013 को इसे पूरी तरह से आम आदमी बीमा योजना कर दिया गया था। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और अस्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी। इसी के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, महिलाओं हेतु तमिलनाडु में आरंभ हुआ गैर कृषि रोजगार कार्यक्रम जिसमें नवीन कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TANWA। महिलाओं हेतु तमिलनाडु में आरंभ हुआ गैर कृषि रोजगार कार्यक्रम, इसमें नवीन कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वह तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर है। यह तमिलनाडु में महिलाओं को कृषि उत्पादकता और पारिवारिक आय बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान करता है। इसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं के। हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि से है। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। ये कथन गलत है। भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार, ये सही है। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ये भी सही है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सितंबर 2005 को पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से इसकी शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा वर्तमान में भारत के लगभग 625 जिलों में काम करने का अधिकार है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें 1/3 स्त्रियां होंगी। जॉब कार्ड प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देय होगा, जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के 1/3 से कम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास से जुड़ा कार्यक्रम है। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल हासिल करने में सहयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें SC ST किशोरों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है तो इसके कारण,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक है तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि कोई नियोक्ता बाजार कीमत पर मजदूरी देने को तैयार होगा किंतु बाजार कीमत से अधिक मजदूरी देने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरी ओर श्रमिक सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी लेने को तैयार नहीं होगा। परिणाम स्वरूप नियोक्ता मजदूरों की छटनी करने को मजबूर होगा। अगला प्रश्न है, कौशल भारत मिशन किस वर्ष में लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से कौशल भारत मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसे कौशल भारत और कुशल भारत टैगलाइन के साथ लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत में एशियन चीता विलुप्त घोषित हुआ वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में एशियन चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया। भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई ताकि चीतों की संख्या बल को बढ़ाया जा सके। इस परियोजना के तहत चीतों में दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। आगे के प्रश्न पर्यावरण परिभाषा और कार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो किसी नदी या अन्य जल निकाय के प्राकृतिक प्रवाह को बदलने के लिए बांध या मोड़ संरचना का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है। जल विद्युत का नुकसान यह है कि बांध निर्माण से वनों की कटाई व वन्य जीव प्रभावित होता है और मीथेन जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस के उत्सर्जन का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है। ये सत्य नहीं है। लीड पाइप उच्च जंग प्रतिरोधी होते हैं, ये सत्य है। और लीड पाइप अत्यधिक लोचदार होते हैं, ये भी सत्य है। लीड पाइप के अनेक लाभ हैं। उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक उच्च होता है, न कि कम। यह उच्च जंग प्रतिरोधी होता है और अत्यधिक लोचदार भी होता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला है गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, दूसरा है पर्यावरण प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, तीसरा है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसाधन निष्कर्षण संसाधन के पुनर्जनन की दर से ऊपर नहीं है। पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ पर्यावरण की क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता से है। यदि संसाधन का निष्कर्षण संसाधन के पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है तो यह कहा जाता है कि संसाधन का उपयोग वहन क्षमता के भीतर किया गया है। यदि संसाधनों का उपयोग अधिक किया जाता है तो इससे संसाधन समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुप्त प्राय प्रजातियां या इंडेंजर्ड स्पेसीज। IUCN ने कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है। संकटग्रस्त प्रजातियों को उन प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विलुप्त होने के जोखिम या खतरे में हैं। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड कमीशन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन है। ब्रंटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया, जिसमें कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए, जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को शुरू की गई थी। NAPCC उन उपायों की पहचान करती है जो विकास बढ़ाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करें। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित किया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। आगे के प्रश्न भारत की पर्यावरण स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, GNIGPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुर बक्सर। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में स्थापित किया जाएगा। प्लांट स्थापना के लिए गैल तथा GNIGPL के मध्य समझौता हुआ है। बायोगैस का उत्पादन पुआल, गाय और भैंस के गोबर, पोल्ट्री फार्म के कचरे और कृषि अपशिष्ट एवं मकई के डंठल का उपयोग करके किया जाएगा। अगला प्रश्न है, COP27 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 6 से 18 नवंबर तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन, जो मिस्र के तटीय शहर शर्म अल शेख में आयोजित हुआ, इसका विषय था कार्यान्वयन के लिए एक साथ तथा इसका उद्देश्य ऐतिहासिक पेरिस समझौते में किए गए समझौते को नवीनीकृत और विस्तारित करना था। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनीकरण। जैव विविधता वह सभी तरह का जीवन है जो आपको एक क्षेत्र में मिलेगा, जैसे पौधे, कवक, जानवर और सूक्ष्म जीव इत्यादि। भारत में जैव विविधता की गिरावट के लिए वनीकरण जिम्मेदार नहीं है, जबकि जंगल की आग और खनन गतिविधियां जैव विविधता में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है,
डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोसी। डगमारा जल विद्युत परियोजना भारत के बिहार राज्य में कोसी नदी बेसिन पर बनाया जा रहा है, जो 130.1 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगी। अगला प्रश्न है, इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं में कुशल और प्रभावी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत में 1970 के दशक में ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अहिंसक सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा समर्थित कटाई के लिए निर्धारित पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना था। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादन के दौरान प्रदूषण करना जिससे दूसरों को परेशानी या हानि होती है, इसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक बाध्यताएं। एक फर्म के द्वारा अपने उत्पादन की प्रक्रिया के समय उत्पन्न प्रदूषण जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, नकारात्मक बाध्यताओं का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डैश सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास और उत्पादन के माध्यम से वयस्क और निरंतर शिक्षा के लिए अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रेरक और पर्यावरण निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान संचालन करने और मूल्यांकन और निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य संसाधन केंद्र। राज्य संसाधन केंद्र सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास और उत्पादन के माध्यम से वयस्क और निरंतर शिक्षा के लिए अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रेरक और पर्यावरण निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान संचालन करने और मूल्यांकन और निगरानी रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावित कारण कौन सा है? पारिस्थितिकी असंतुलन डैश के परिणामों में से एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शहरीकरण। पारिस्थितिकी असंतुलन शहरीकरण के परिणामों में से एक सर्वाधिक कारण है। शहरीकरण से गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। औद्योगिकरण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हर बच्चे के लिए एक पेड़, यह नारा इसके लिए बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक वन कार्यक्रम। हर बच्चे के लिए एक पेड़ का नारा सामाजिक वन कार्यक्रम के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के पर्यावरणीय संपोषणी विकास खंड ने हरित सूचकांक विकसित किया है। इस सूचकांक का निम्न में से कौन घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मानव संसाधन। विश्व बैंक के पर्यावरणीय संपोषित विकास खंड ने हरित सूचकांक विकसित किया। इस सूचकांक में उत्पादित संपत्ति, नैसर्गिक संसाधन, सामाजिक संपत्ति शामिल है, जबकि मानव संसाधन इसका घटक नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सरकारी कार्यक्रम भारत में जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सरकारी कार्यक्रम है जो भारत में जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह रोजगार से संबंधित है। जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शून्य प्रभाव, शून्य दोष और स्वच्छ गंगा मिशन भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रम है। NRLM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है। आगे के प्रश्न धारणीय विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 152 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सबसे पहले डैश द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रूटलैंड आयोग। वर्ष 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था, इसने अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट या ब्रंटलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सबसे पहले ब्रंटलैंड आयोग द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने डैश के बारे में बताया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतत विकास। वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में बताया। ब्रंटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। इसके अनुसार सतत विकास वह है जो वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कायम विकास। UNEP का मुख्य उद्देश्य कायम विकास है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल है। UNEP द्वारा प्रमुख रिपोर्ट उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट आदि प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, विकास के सतत मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, विश्व द्वारा अभी तक खोजे गए कच्चे तेल का भंडार 150 वर्षों के लिए पर्याप्त है और इसलिए इसके प्रयोग के संबंध में चिंता करने की कोई बात नहीं है। कथन बी है, भारत एक विकासशील देश है और हमें प्रत्येक को पेयजल उपलब्ध कराना है, इसीलिए हमें भूजल को निकालने और आपूर्ति करने की ज़रूरत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। कच्चा तेल एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसकी मात्रा सीमित है। इन संसाधनों का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओपेक के अनुसार यदि हम वर्तमान दर से कच्चे तेल का दोहन जारी रखेंगे तो आने वाली 40-50 वर्षों में इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ की सरकार का प्रमुख दायित्व है कि देश के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सरकार भूजल के साथ साथ नदियों, तालाबों और कुओं के जल का प्रयोग से सभी को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वारीय शक्ति। समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की सबसे अधिक फायदे वाली विधि ज्वारीय शक्ति है। अगला प्रश्न है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत विकास। सतत विकास विकास का वह स्तर है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता से समझौता किए बगैर प्राप्त की जाती है। संधारणीय विकास का पहली बार जिक्र पर्यावरण एवं आर्थिक समृद्धि पर गठित ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, जो कि हमारा साझा भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्यों के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है। ये सही नहीं है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने हेतु सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य और 169 प्रयोजन अंगीकृत किया गया है। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत ब्रटलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वहनीयता, सस्टेनेबिलिटी। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करे तो उसे धारणीय विकास कहते हैं। संसाधनों को भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग वहनीयता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी। समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से किया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो तथा जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो तथा इसमें अवसर प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, सततता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण विज्ञान। सततता विज्ञान सतत विकास और पर्यावरण विज्ञान की अवधारणाओं का अध्ययन है। सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है तथा जो विकास के लिए जो भविष्य की पीढ़ियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हेतु वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है। इसके केंद्र में न्याय संगत एवं समावेशी समाज और लोग हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य कब लागू किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 2016। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से लागू किए गए थे। एसडीजी को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में वर्ष 2030 तक एसडीजीज के 17वीं विकास लक्ष्य और 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। हरमन डेली पर्यावरणीय अर्थशास्त्री ने धारणीय विकास की प्राप्ति पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत आर्थिक विकास का सर्वाधिक योग्य अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। वर्ष 1987 में ब्रटलैंड आयोग की आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया है। भविष्य पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। अगला प्रश्न है, ब्रटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, WCED।
वर्ष 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग की अध्यक्ष ग्रो एनलेम ब्रटलैंड थी, इसीलिए इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। WCED की स्थापना वर्ष 1983 में हुई। आगे के प्रश्न धारणीय विकास की रणनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन सा 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थायी शहरों और समुदायों को निर्माण करना। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 तक हासिल किए जाने वाले 8 अस्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किए थे, जिसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। 8 लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है। चरम भूखमरी तथा गरीबी का उन्मूलन, लैंगिक समानता को बढ़ावा और महिलाओं को सशक्त बनाना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण की सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में लागू किए गए अस्थायी विकास लक्ष्य डैश वर्ष तक UNDP नीति और वित्त पोषण का मार्गदर्शन जारी रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। जनवरी 2016 में लागू किए गए अस्थायी विकास लक्ष्य को वर्ष 2030 तक UNDP नीति और वित्त पोषण मार्गदर्शन जारी रखेंगे। SDG को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 अस्थायी विकासात्मक लक्ष्य और 169 टारगेट्स तैयार किए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास लक्ष्यों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17। सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और वर्ष 2030 तक सभी की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। 17 SDG बनाए गए हैं। इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई से दूसरे क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होंगे और उनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से स्थिर वाहिनी विकास होगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रियो 2012। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास के लिए नए सिरे से राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना था। यह जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 2 दशक के बाद हुआ, जिसमें पहले से सहमत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में प्रगति और कार्यान्वयन अंतराल का आकलन किया गया और नई और उभरती चुनौतियों की पहचान की गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भारतीय और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।